हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। तो स्मिता, वो नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट वीक हम डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज आज कंबाइंड लेक्चर है ना। जेनिक 7 एंड 8 का कंबाइंड लेक्चर है, तो ये नया न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये सर्किल सेम बुक में कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी होमवर्क वगैरह के लिए या एक्सरसाइज वगैरह के लिए डिफरेंट बुक बना सकते हो। फिर ये सेम बुक में कर सकते हो, एक्सरसाइज डिफरेंट बुक में। जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट ना है, वो ऑब्वियसली सेपरेट बुक बना लें, या फिर उसके लिए स्पेस छोड़ दें। जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे जेनेट 8 का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, वो चल रहा है, तो वो सेपरेट बुक बना ले बोल कॉन्सेप्ट का। अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा बीच बीच में लिखोगे तो। जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, तो सेम बुक में कंटिन्यू कर सकते हैं। जेनिस 7 का एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, तो सेम बुक में कंटिन्यू कर सकते हैं आगे थ्योरी बोल कॉन्सेप्ट का। और जेनिस 8 का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिफरेंट बुक एंड मोल कॉन्सेप्ट का डिफरेंट बुक बना है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम मोल कॉन्सेप्ट में एटॉमिक मास वगैरह के बारे में बताएंगे, देन नंबर ऑफ मोल्स वगैरह के बारे में बताएंगे। तो एटॉमिक मास जो है ये क्या है? तो अलग अलग एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एटॉमिक मास निकाला गया। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सबसे पहले निकाला गया था। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ब्रैकेट में लिख सकते हो RAM। जैसे हमने बताया कि अलग अलग एलिमेंट के रेस्पेक्ट में निकाला गया। तो ऑन हाइड्रोजन स्केल ये क्या था? ऑन हाइड्रोजन स्केल ये था। तो रिलेटिव एटॉमिक मास या 1 RAM इज मास ऑफ एन एलिमेंट या मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास है वो उसका एटॉमिक मास होता है एक्चुअली। तो ये वाला जो है ये क्या है? एटॉमिक मास। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ, ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के वन एटम के मास से कंपेयर किया गया। ओके। तो ऑन हाइड्रोजन स्केल ये क्या था? रिलेटिव एटॉमिक मास, विच इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये था ऑन हाइड्रोजन स्केल। देन इसके बाद ऑक्सीजन स्केल में निकाला गया। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकाला। तो अब देखो ऑक्सीजन के आइसोटोप हैं। तो O16 वाला जो आइसोटोप है उसके रेस्पेक्ट में निकाला गया। तो ऑन ऑक्सीजन स्केल ये क्या है? तो ऑन ऑक्सीजन स्केल रिलेटिव एटॉमिक मास या 1 RAM इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के वन एटम का मास डिवाइड बाय, अब देखो ऑक्सीजन का जो 16 वाला आइसोटोप है, और जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन के आइसोटोप है, तो O16 वाला जो आइसोटोप है ऑक्सीजन का उसके 16 पार्ट से कंपेयर किया गया। तो इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 1/16 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ O16। ठीक है। तो ऑक्सीजन 16 का जो वन एटम का मास है उसका 16th पार्ट जो है उससे कंपेयर किया गया मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तो ये था ऑन ऑक्सीजन स्केल। करेंटली जो हम यूज करते हैं वो है कार्बन। तो पहले ये लिख लो, फिर आगे चलते कार्बन वाले पर। सुमेध, स्टोइशियोमेट्री जो है ये इस चैप्टर का छोटा सा एक पार्ट है। इस चैप्टर में स्टोइशियोमेट्री वाला भी पढ़ेंगे, देन
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएंगे, मोलरिटी मोलरिटी वगैरह वो सब भी पढ़ेंगे, काफी कुछ पढ़ेंगे। लिख लिया सबने? लिखो फटाफट। यस सुमेर, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री में ही आता है। हो गया प्रणव? ओके, तो नाउ बात करते हैं कार्बन स्केल की। तो कार्बन के रेस्पेक्ट में देखो क्या था, तो कार्बन स्केल, तो रिलेटिव एटॉमिक मास या 1 RAM इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के वन एटम का मास। एंड इसको कंपेयर किया गया, अब कार्बन के भी क्या आइसोटोप है, तो कार्बन के जो आइसोटोप है उनमें C12 वाला जो आइसोटोप है, यस लक्ष्मी, आप रिलेटिव एटॉमिक मास तो कोई यूनिट नहीं, बिकॉज वो मास का यूनिट डिवाइड बाय मास का यूनिट हो गया, ठीक है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय, अब कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है, कार्बन के अलग अलग आइसोटोप है, C12 C13 C14, तो C12 वाला जो आइसोटोप है उसका 12th पार्ट से कंपेयर किया गया, ठीक है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ओके। तो C12 के वन एटम का जो मास है उसका 12th पार्ट जो है उससे कंपेयर किया गया किसी भी एलिमेंट का मास, तो ये आया रिलेटिव एटॉमिक मास, ओके। तो ये हो गया ऑन कार्बन स्केल। नाउ ये तो हमने बताया रिलेटिव एटॉमिक मास। नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास? तो एक्चुअली ये वाला जो है ना, ये ऊपर वाला मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के वन एटम का जो मास होता है ये एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एक्चुअली ये 1 RM मत लिखो, उसको RM लिखो, है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास। 1 RM की जगह RM करना, दैट इज ओनली रिलेटिव एटॉमिक मास। सो रिलेटिव एटॉमिक मास हर एक का आ गया। मास ऑफ, ओके, मेनली हम इसको फॉलो, ऑफ वन एटम ऑफ C12, इसको मेनली हम फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम करंटली जो यूज कर रहे हैं वो कार्बन स्केल वाला ही, ओके। सो व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज,
सुष्मिता, आई एम सेइंग कि हम जिसको फॉलो करेंगे ना, वो कार्बन स्केल वाला ही है। ठीक है, हाइड्रोजन स्केल और ऑक्सीजन स्केल पहले आए, बट करेंटली जो यूज किया जाता है वो कार्बन स्केल है। ओके, तो हम ये वाला जो है ये यूज करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ओके, तो सृष्टि वॉइस ब्रेक हो रहा है, बाकी लोगों को भी ब्रेक होके आ रहा है क्या वॉइस? अभिमन्यु बोल रहा नो सर, वॉइस इज प्रॉपरली ऑडिबल। ठीक है, सो लाइव ये लास्ट स्लाइड है, जल्दी देखो। तो हम क्या बोल रहे थे, एटॉमिक मास जो है वो क्या, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट है। मीन्स ये हमारा हमारे पास जो है दिस इज एटॉमिक मास। ठीक है, ना इसका यूनिट क्या है? तो एटॉमिक मास का जो यूनिट है ये होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम AMU बोलते हैं। इसके अलावा एक दूसरा यूनिट है यूनिफाइड मास, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सेम ही होता है वैसे। तो 1 AMU is nothing but 1/12 into mass of one atom of C12। तो बेसिकली ये वाला जो है दिस इज नथिंग बट 1 AMU को डिफाइन कैसे किया गया? इट इज 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, तो इसको 1 AMU बोला गया है। तो अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो 1 AMU आता है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, 1 AMU जो है वो इतना ग्राम। ओके, तो 1 AMU होता क्या है? इट इज 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, मीन्स ये वाला पार्ट इज नथिंग बट 1 AMU। एंड इसका ग्राम में कन्वर्जन क्या है? तो 1 AMU क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो लिखो ये, फिर आगे चलते हैं। U जो है वो भी यूनिट ही है एटॉमिक मास का, लिखा हुआ है यूनिफाइड मास। फुल फॉर्म क्या है उसका? यूनिफाइड मास। यस वेदांत।
साले के एटॉमिक मास का यूनिट। एएमयू जो है वो एटॉमिक मास का यूनिट। हो गया सबका? नाउ तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया? दिस इज 1 AMU। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया? दिस इज एटॉमिक मास। ठीक है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर हम 1 AMU से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास मिल जाएगा ना। ओके। सो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या आ रहा है? एटॉमिक मास डिवाइड बाय AMU या 1 AMU। तो एटॉमिक मास यहाँ से क्या हो गया? एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU। हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास जो है वो किसके इक्वल होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वल होगा, और इसकी यूनिट हो जाएगी AMU। नाउ क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो मास नंबर ही होता है। तो अगर रिलेटिव एटॉमिक मास मास नंबर है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये अगर मास नंबर है, तो एटॉमिक मास भी क्या हो गया? मास नंबर ही हो गया ना। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या आ गया? मास नंबर आ गया। लेकिन देखो, मास नंबर जो है इसका यूनिट नहीं होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं है। अगर मास नंबर का यूनिट नहीं है तो रिलेटिव एटॉमिक मास का भी कोई यूनिट नहीं है। लेकिन जब रिलेटिव एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 AMU से, तो ऑब्वियसली इस पूरे वाले पार्ट का यूनिट आ गया ना। इस वाले पार्ट का कोई यूनिट नहीं था, बट इसका तो यूनिट है ना, दैट इज AMU। ठीक है। तो एटॉमिक मास का यूनिट क्या आ जाएगा? AMU आ जाएगा। तो एटॉमिक मास की वैल्यू हम मास नंबर के इक्वल ही लेंगे, बस यूनिट आ जाएगा यहाँ पर AMU। जैसे मान लो हम नाइट्रोजन का लेते हैं, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 AMU। अगर हम ऑक्सीजन का लेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 AMU। अगर हम सोडियम का लेंगे तो क्या आ जाएगा? 23 AMU। अगर हम सल्फर का लेंगे तो क्या आ जाएगा? 32 AMU। समझ आ रहा है? तो जो मास नंबर है, यस सुमित, तो जो मास नंबर है वही हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास है। ओके। जो मास नंबर है वही क्या है? एटॉमिक मास है। लेकिन मास नंबर जो है वो क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर है ना, उसका कोई यूनिट नहीं, बट एटॉमिक मास का यूनिट। और यूनिट क्या है एटॉमिक मास का? AMU। ठीक है। तो अब जब भी हम एटॉमिक मास लेंगे तो मास नंबर के इक्वल ही ले लेंगे उसको। ओके। नाइट्रोजन का 14 AMU हो गया, ऑक्सीजन का 16 AMU, सोडियम का 23 AMU हो गया, सल्फर का 32 AMU हो गया, एंड इसी टाइप से निकाल लेंगे। ओके। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
वे सभी का चले आगे। नाउ मान लो हमें क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास हम क्या लें? क्लोरीन में क्या आइसोटोप है? क्लोरीन का 35 आइसोटोप भी होता है और क्लोरीन का 37 आइसोटोप भी होता है। तो अब हमें क्लोरीन का अगर एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास मैंने क्या बताया? मास नंबर। क्लोरीन का मास नंबर तो 35 भी है और 37 भी है, तो एटॉमिक मास क्या ले? 35 ले या 37 ले? साहिल, हाउ एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास? साहिल देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इट इज एटॉमिक मास डिवाइड बाय 1 एएमयू ना। साहिल, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास बाय 1 एएमयू। तो इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एटॉमिक मास क्या आ गया? रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 एएमयू। तो किसी भी चीज को अगर तुम 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू चेंज थोड़ी होती है, वो 1 ही रहती है ना। तो एटॉमिक मास क्या आ गया? रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वली आया ना। बस ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट नहीं है, लेकिन जब हम इसको 1 एएमयू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका यूनिट आ जाएगा एटॉमिक मास का, दैट इज एएमयू। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है साहिल? 1 एएमयू इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, तो प्रॉब्लम क्या है उससे? और तुम उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो वो भी आ जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट नहीं है, बट एएमयू का यूनिट, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये यूनिट वाला है, एएमयू वाला। ठीक है। सो एटॉमिक मास हमारे पास क्या आ गया? रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वली आ गया, बट ये एएमयू यूनिट में आएगा। कौन सी यूनिट में आएगा साहिल? एएमयू यूनिट। ठीक है। इसका यूनिट जो है एटॉमिक मास का, ये क्या है? एएमयू। अगर तुम इसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। ओके। बट हम इसको ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अभी इसको हम एएमयू में ही रख रहे हैं। देखो ना, हमने क्या लिखा है यहाँ पर? नाइट्रोजन का 14 एएमयू लिखा है, ऑक्सीजन का 16 एएमयू लिखा है, Na का 23, सल्फर का 32। ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूनिट क्या लिखे? एएमयू लिखी है, ग्राम नहीं लिखा है। अगर हम ग्राम लिखेंगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। ओके। नाउ हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि क्लोरीन का 35 भी है मास नंबर और 37 भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो देखो, अब यहाँ पर 35 वाला लें कि 37 वाला लें? ठीक है। तो ऐसे केस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें ऐसे केस में लिए लेना होता है एवरेज। क्या लेना होता है? एवरेज। ठीक है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ओके। तो एक्चुअली मास नंबर तो अपने पास क्या इंटीजर होता है? मास नंबर जो है वो तो क्या रहता है? इंटीजर होता है। लेकिन काफी एटॉमिक मास अगर तुम देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो इंटीजर वाले नहीं है, फ्रैक्शनल वाले हैं, या मैं बोल सकता हूँ पॉइंट वाले हैं। तो वो क्यों है पॉइंट वाले? उनका रीजन यही है कि हमारे पास आइसोटोप है, और आइसोटोप के केस में हम क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। और जब एवरेज लेंगे तो जनरली वो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, पॉइंट वाला वैल्यू आएगा। ओके। सो इन द केस ऑफ आइसोटोप्स, एवरेज एटॉमिक मास is considered.
तो जब भी हम आइसोटोप की बात करेंगे तो वहां पर हम क्या लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। ओके, नाउ Sairam, you can refer NCERT. Now, in the case of isotope, average atomic mass is considered. तो फॉर्मूला क्या होगा एवरेज एटॉमिक मास निकालने का? सो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, देखो हमारे पास अलग अलग आइसोटोप का कुछ परसेंटेज रहेगा नेचर में, तो उस परसेंटेज को हम परसेंटेज अबंडेंस बोल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ आइसोटोप या परसेंटेज अबंडेंस, तो आइसोटोप का कितना परसेंटेज है इनटू मास नंबर कर दो। इसी टाइप से दूसरा आइसोटोप जो उसका परसेंटेज इनटू मास नंबर कर दो। तो जितने भी आइसोटोप है सभी का परसेंटेज इनटू मास नंबर करो एंड देन उसे सम कर दो। ठीक है, दिस इज समेशन। तो समेशन ऑफ परसेंटेज इनटू मास नंबर एंड देन डिवाइड बाय 100 करो। तो ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करके हम एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकाल। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल अभी लिया, तो क्या लिया था क्लोरीन का, तो Cl35 एंड Cl37। तो 35 वाला जो आइसोटोप है इसका परसेंटेज होता है, देखो परसेंटेज जनरली तुम्हें दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका परसेंटेज जो है ये रहता है 75 और 37 वाले का परसेंटेज होता है 25। नाउ क्या आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास इसका? तो परसेंटेज इंटू मास नंबर एक का, इसी टाइप से परसेंटेज इंटू मास नंबर दूसरे का, एंड देन मैंने क्या बोला, सम करना होता है। ठीक है, तो परसेंटेज इंटू मास नंबर करो एंड देन उसका सम कर दो, देन डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये आ जाती है 35.5। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो पॉइंट में आ रहा है, या मैं बोल सकता हूँ फ्रैक्शन में आ रहा है। ओके, मास नंबर तो हमेशा क्या है, इंटीजर होता है, लेकिन आइसोटोप के केस में अपने पास एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है, और वो एवरेज एटॉमिक मास जो है फ्रैक्शन रहेगा या पॉइंट वाला रहेगा। ओके, तो लिखो फिर आगे चलते हैं। हर्षवर्धन, हमने क्या फॉर्मूला जो है ना उसमें सब्स्टिट्यूट किया, देखो परसेंटेज किधर लिखे होते हैं, परसेंटेज जो है दिया जाएगा प्रणव। तो क्लोरीन एंड मतलब क्लोरीन के दोनों आइसोटोप जो है 35 एंड 37, उसमें 35 वाले का परसेंटेज इतना होता है नेचर में एंड 25% वाले का इतना होता है। तो हमने क्या बोला, परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास नंबर करना है। सो दिस इज परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है, एंड दिस इज मास नंबर। तो एक का परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास नंबर, सिमिलरली दूसरे का परसेंटेज इनटू मास नंबर करो। तो परसेंटेज इनटू मास नंबर करो सभी आइसोटोप का, एंड देन उसे ऐड कर दो, सम कर दो उसका। ठीक है, एंड देन डिवाइड बाय 100। तो सब्स्टिट्यूट करके क्या आया 35.5। यस सुमेध, ऑब्वियसली यूनिट जो है वो एएमयू रहेगा। यूनिट क्या रहेगा इसका, एएमयू।
यस सुष्मिता, एएमयू और यू जो है उसका वैल्यू सेम ही रहता है। तो कई जगह हो सकता है एएमयू की जगह वो यू दे दें। हो गया सबका? चले आगे। तो चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखो। एजी मीन सिल्वर exists as AG107 and AG108 if atomic mass of AG is 108.5, then determine percentage abundance of AG107। श्रेयंश, जैसे क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, बाकी ऊपर नीचे वो अलग चीज है। क्वेश्चन में जैसे दिया वो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। यस प्रणव, शायद रॉन्ग है।
हर्षल राय का एंड साहिल रॉन्ग है। वेदांत इज ऑल्सो रॉन्ग। प्रथम रॉन्ग है। एक्चुअली एजी का जो एटॉमिक मास है इट इज अप्रोक्सीमेटली 108। 108 से थोड़ा सा कम होता है, बट फॉर दिस क्वेश्चन वी आर टेकिंग ओनली 108.5। तो जो 108.5 लिया उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। एक्चुअल में क्या है उस पर मत जाओ। नो प्रणव रॉन्ग है। लाइव रॉन्ग है। तो देखो क्या है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। एवरेज एटॉमिक मास क्या है? एवरेज एटॉमिक मास इज 108.5। ठीक है, 108.5 इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास नंबर। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो आइसोटोप है। हमारे पास क्या है, दो आइसोटोप। तो एक है Ag107 और एक है Ag109। नाउ Ag107 जो है और Ag109 दोनों का ऑब्वियसली परसेंटेज मिला के 100 है। तो अगर हम Ag107 का परसेंटेज x मान लें तो दूसरे का क्या हो गया, 100 माइनस एक्स हो गया ना। ठीक है, तो ये दोनों का परसेंटेज हो गया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ गलती से क्वेश्चन में 108 दे दिया था, सॉरी सॉरी। क्वेश्चन में 108 दिया, इसको 109 कर लो। ठीक है, सॉरी। सो 109 करो, नाउ सॉल्व करो चलो। अभी सॉल्व करो। वैभव, श्रेयांश, मुफीज करेक्ट है। अभी मुझे समझ आया श्रेयांश 108.5 कैसे हो सकता, क्यों बोला था। ऑब्वियसली अगर हम Ag107 और Ag108 दो ही आइसोटोप लेते देन एटॉमिक मास 108.5 नहीं हो सकता था। तो अभी काफी लोगों का करेक्ट आ रहा है। मुफीज इज ऑल्सो करेक्ट, साद इज ऑल्सो करेक्ट, अभिमन्यु करेक्ट है, प्रथम करेक्ट है, सिद्धार्थ करेक्ट है, अप्लाई स्टिल रॉन्ग, हर्षिल करेक्ट है, सुमेध रॉन्ग है, ओजस करेक्ट है, ठीक है। सो अभी देखो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास या एटॉमिक मास क्या है, 108.5।
इज इक्वल टू परसेंटेज एक्स है इंटू मास नंबर 108, परसेंटेज इंटू मास नंबर। सिमिलरली दूसरे का परसेंटेज 100 माइनस एक्स इंटू मास नंबर, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 108,500 इज इक्वल टू 107x प्लस 10900 माइनस 109x। तो यहाँ से 2x जो है वो आ गया अपने पास 50, तो x क्या आ गया 25। ठीक है, तो AG 107 वाले का परसेंटेज हो गया 25 और फिर 109 वाले का कितना हो जाएगा 75। ओके, सॉरी 500 नहीं 500। हर्षिल ये तो परसेंटेज है ना, 25 एंड 75 आर परसेंटेज, एटॉमिक मास थोड़ी। एटॉमिक मास तो 108.5 है, so that 108.5 is AMU। हो गया सबका, आगे चले। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एन एलिमेंट एक्स हैज 3 isotopes X20, X21, X22। The percentage abundance of X20 is 90। ठीक है, X20 जो है उसका परसेंटेज अबंडेंस 90 है। डिटरमाइन परसेंटेज अबंडेंस of X21 if atomic mass of X is 20.11 AMU। एटॉमिक मास जो है कितना दिया है 20.11। ओके, सो X21 का परसेंटेज कितना होगा निकालो।
वैभव श्रेयंश करेक्ट है। यस आप सब देखो जल्दी। सुमेध इज ऑल्सो करेक्ट। साज इज ऑल्सो करेक्ट। प्रथम भी करेक्ट है। अभिमन्यु भी करेक्ट है। यस सातन लास्ट पेज देख लो। नील करेक्ट है। मुफीज इज ऑल्सो करेक्ट। सिद्धार्थ करेक्ट है। देखो प्रणव। पलक करेक्ट है। हो गया सबका। तो काफी लोगों का आंसर आया है देखो। तो तीनों का परसेंटेज जो है वो मिला के कितना होगा, 100 होगा ना। तो X20 का, X21 का एंड X22 का अगर हम इंडिविजुअली परसेंटेज देखें तो देखो X20 का ऑलरेडी उन्होंने बोला 90। तो तीनों का मिला के 100 होना चाहिए ना। ओके। तो अब तीनों का मिला के 100 होना चाहिए, 90 तो इसका हो गया, तो बाकी बचे दोनों का मिला के क्या होना चाहिए, 10 ना। तो अगर हम X21 वाले का स्मॉल x मान ले तो 22 वाले का क्या होगा, 10 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा। बस टोटल क्या है, 100 है। ठीक है। तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 20.11 इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू मास नंबर प्लस परसेंटेज इंटू मास नंबर प्लस परसेंटेज इंटू मास नंबर डिवाइड बाय 100। ओके। तो ये हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया। देन अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते, तो इट इज 2011 इज इक्वल टू 1800 प्लस 21x प्लस 2200 माइनस 22x। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है ना, सॉरी, इट शुड बी 10 माइनस एक्स। तो कितना आ गया ये, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू, ये देखो 1800 एंड ये 220 कितना हो गया, 2020 हो गया ना। तो 2020 जो है लेफ्ट हैंड साइड गया हमारे पास, ये सॉरी 2020 को राइट हैंड साइड ही रहने देते हैं, 2011 को लेफ्ट हैंड साइड ले लेफ्ट से राइट ले आते हैं, तो ये x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाती है, 9 आ जाती है। ठीक है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इट इज 2020 माइनस 2011। ठीक है। तो इट इज 9।
तो हमारे पास 21 जो है X21 जो है उसका परसेंटेज कितना आ गया है, 9 आ गया। तो 22 का परसेंटेज कितना होगा, 22 का परसेंटेज 1 होगा। ओके, तो 20 वाले का परसेंटेज, X20 वाले का परसेंटेज 90 है, X21 वाले का 9% एंड X22 वाले का 1%। ठीक है, सो ये था हमारे पास एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। अब हम चलेंगे मॉलिक्यूलर मास पर, तो पहले ये लिखो फिर चलते हैं। चले आगे, हो गया ना सबका? अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर मास पर। तो जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वैसे मॉलिक्यूलर मास भी होता है। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइड बाय, ऑब्वियसली कार्बन स्केल में ही देख रहे हैं हम, डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ठीक है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, एंड इसके कितने पार्ट से कंपेयर करेंगे, 12 पार्ट से। ठीक है, मतलब 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ओके, तो ये हमारे पास आएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर भी 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आ रहा है, मतलब 1 AMU वाला पार्ट है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो ये ऊपर वाला जो है दिस इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास हो गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनते हैं, ऑब्वियसली एटम जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, एटम कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो उस सब्सटेंस का क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो यहाँ से ये देखो क्या आएगा, तो मॉलिक्यूलर मास क्या आया, इट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 AMU। आया ही नहीं आया, ये हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। एंड यूनिट क्या आ जाएगा इसका, यूनिट इज, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या हो जाएगा, AMU हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 AMU। ओके, तो यूनिट जो है वो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट इज AMU। ओके,
लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है ना, ये आता है सम ऑफ एटॉमिक मास। जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उनका सभी का हम एटॉमिक मास क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर मास जो है ये होता है सम ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम ने कंबाइन होकर O2 का मॉलिक्यूल बनाया है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 16 + 16 दैट इज 32 km। ठीक है,
सिमिलरली N2, तो नाइट्रोजन के 2 एटम कंबाइन हुए तो N2 का मॉलिक्यूल, तो इसको हम 2 into 14 भी ऑब्वियसली लिख सकते हैं, दैट इज 28 AMU। सिमिलरली CO2, तो CO2 में एक कार्बन है तो उसका 12 और 2 ऑक्सीजन है तो उनका 2 into 16, तो ये आ गया 44 AMU। इसी टाइप से H2O, तो H2 में 2 into हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, दैट इज 18 AMU। इसी टाइप से NH3, NH3 में नाइट्रोजन का 1 और सॉरी नाइट्रोजन का 14 एंड 3 into हाइड्रोजन का 1, दैट इज 17। इसी टाइप से अगर हम मान लो बात करेंगे 6H12O6 की, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, हर एक कार्बन का 12 है। इसके अलावा हाइड्रोजन 12 कितने हैं, उनका कितना है, हर एक का 1 है। ऑक्सीजन 6 है, हर एक का 16 है। तो ये जब ऐड करेंगे तो आता है 180। क्लियर है? तो इस टाइप से हम अगर एटॉमिक मास का सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ओके, तो ये हमें मॉलिक्यूलर मास निकालते टाइम देखना है कि एटॉमिक मास पता होना चाहिए। और एटॉमिक मास क्या है? यस सुमित, CO2 में कार्बन एक्चुअली क्या है, एवरेज लेना है। CO2 जो है ना उसमें कार्बन का एवरेज लेना है, और कार्बन का एवरेज आता है 12.00 समथिंग, तो उसको 12.00 समथिंग को हम 12 ही ले लेते हैं। ये 12 जो है इट इज 12.00 समथिंग, बट ऑलमोस्ट वो 12 ही है। ओके, क्योंकि C13 और C14 वाला जो है उसका परसेंटेज बहुत कम है। एक्चुअली इट इज 12.011। ये जो है ना, ये 12 नहीं है, ये क्या है, 12.011 है। ठीक है, बट उसको 12 ही हम ले सकते। कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास 12.01। तो हमें एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास वाला ही लेना है, बट क्या है कि मैक्सिमम टाइम जो एवरेज एटॉमिक मास है वो अपने पास वही मेन वाला ही आ जाता है, मेन वाला जो मास नंबर है वही आ जाता है। कुछ कुछ केस में हमारे पास वो नहीं आता, जैसे क्लोरीन वाले केस में ऑब्वियसली 35.5 आ रहा है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम जगह वो इंटीजर वाला ही आ जाएगा।
हो गया ना सबका? नाउ अब देखो, जैसे हमारे पास वहां पर एवरेज एटॉमिक मास आ रहा था, वैसे यहाँ पर एवरेज मॉलिक्यूलर मास आता है। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली गैसेस मिक्सचर के लिए निकाला जाता है। क्योंकि जब हमारे पास गैस का मिक्सचर होगा तो वहां पर हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो नेक्स्ट है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो इन द केस ऑफ gaseous mixture, average molecular mass is taken। तो जब हम बात करेंगे गैसेस मिक्सचर की, तो वहां पर हम क्या लेंगे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास लेंगे। नाउ इसका फॉर्मूला सेम ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा एवरेज एटॉमिक मास का था। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है, गैसियस मिक्सचर में अलग अलग गैस है और उनका क्या रहेगा, कुछ परसेंटेज रहेगा। तो परसेंटेज ऑफ गैस इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो गैस का परसेंटेज इनटू मॉलिक्यूलर मास कर दो, एंड देन क्या कर देंगे, उसका सम कर देंगे डिवाइड बाय 100। तो किसी गैस का कितना परसेंटेज है वो देखो, उसको मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कर दो, देन सम कर दो और डिवाइड बाय 100। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्जांपल ड्राई एयर। तो ड्राई एयर में हम बोल देते हैं यार O2 जो है वो 20% है, एंड N2 जो है वो मान लो 80%। ये जस्ट हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है, एज्यूम किया है कि O2 मान लो 20%, N2 80%। तो अब देखो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा फिर एयर का? तो परसेंटेज ऑक्सीजन का 20 इंटू मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना है 32, प्लस परसेंटेज N2 का कितना है 80 इंटू मॉलिक्यूलर मास 28 डिवाइड बाय 100। तो ये क्या आया, दिस इज 640 प्लस 2240 बाय 100, या फिर 28.8। ठीक है, तो ये हमारे पास एयर का क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। ऑब्वियसली यूनिट क्या हो गया, एम। ठीक है, सो ये हमारे पास एयर का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ओके, सो जब भी हमारे पास गैसियस मिक्सचर होगा, ठीक है, कोई गैस हमारे पास मिक्सचर, उसमें एक से ज्यादा गैस है, तो उस केस में हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्योंकि अब देखो एयर का जैसे मान लो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना, अब एयर कोई कंपाउंड थोड़ी है, वो तो मिक्सचर है, उसमें N2 है, O2 है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बट हमने N2 एंड O2 लिया मेनली। तो N2 और O2 है, तो हम एयर का मॉलिक्यूलर मास क्या लें, N2 वाला मॉलिक्यूलर मास ले या O2 वाला? तो ऑब्वियसली ना तो N2 वाला ले सकते हैं ना O2 वाला ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी पूरा पूरा मतलब 100% नहीं है। तो ऐसे केस में फिर क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। ओके, सो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। A gaseous mixture contains oxygen मतलब O2 and ozone O3. If molecular mass of mixture is 33.6, then determine percentage of O2 in mixture. O2 का कितना परसेंटेज होगा वो निकालो। यस श्रेयांश करेक्ट है। नील करेक्ट है। वैभव करेक्ट है। सुमेध करेक्ट है। हर्षिल सिद्धार्थ करेक्ट है। मुफीज करेक्ट है। लक्ष्मी करेक्ट है। तो देखो ऑलमोस्ट सबका करेक्ट आ रहा है। इमाद करेक्ट है। तो ऑलमोस्ट सबका करेक्ट आया, किसी का रॉन्ग नहीं आया अभी तक। तो O2 एंड O3 जो है दोनों का परसेंटेज मिला के हम बोल रहे हैं 100 है। मान लो O2 का x है तो O3 का कितना हो गया 90 माइनस x। ठीक है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो है मिक्सचर का क्या आ गया 33.6 इज इक्वल टू परसेंटेज। ऑब्वियसली O2 का x है तो परसेंटेज इनटू मॉलिक्यूलर मास प्लस O3 का परसेंटेज 90 माइनस x इंटू O3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ। O2 का मॉलिक्यूलर मास हो गया 32। O3 का कितना होगा, 3 ऑक्सीजन है ना, 16 इंटू 3 48 डिवाइड बाय 100। तो ये आ गया 3360 इज इक्वल टू 32x प्लस ये आया। तो यहाँ से 16x जो है वो कितना आ जाएगा, 16x आ जाएगा यहाँ से 720 है ना, कितना आएगा। सॉरी दिस शुड बी 100 माइनस x।
तो यस, दिस शुड बी 100 माइनस एक्स, टोटल 100 है, तो ये कितना हो गया? ओके, तो 16x कितना आ गया? 1440। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 9। ठीक है, सो O2 जो है वो 90% है एंड O3 जो है वो कितना है? 10%। क्लियर है? तो ये हमारे पास था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल्स वगैरह के बारे में बताएंगे एंड देन उस मोल्स के थ्रू हम निकालेंगे एवरेज एटॉमिक सॉरी ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम मोलार मास भी बोलते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। नोट्स वगैरह जो है सबको सेंड कर दिया जाएंगे, आज का कोई होमवर्क नहीं है, तो नोट्स सबको सेंड कर दिया जाएगा और रिकॉर्डिंग भी। जेनिथ 8 वाले जो हैं वो ग्रुप में ऐड नहीं है, तो उनको भी ऐड कर दिया जाएगा, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। बाय, टेक केयर।